हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। यूनिट है अपनी 10th यानी कि इकोलॉजी। पेपर है जून 2023 शिफ्ट 2। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम इस पेपर में जो पार्ट बी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से जून 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपने क्लासेस देख ली होंगी। आज की क्लास में हम इस पेपर से, इस यूनिट से जो पार्ट बी के क्वेश्चन है केवल उनको डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। आईडी है 57। क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन एनपीपी एंड जीपीपी रेशियो विद लैटिट्यूड। यानी इक्वेटर की बात की गई है और साउथ और नॉर्थ पोल की बात की गई है और आपको एनपीपी जीपीपी का रेशियो के बिहाफ पर बताना है। सो बेसिकली किसी भी एरिया में हम अगर बात करते हैं तो वहाँ जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितने भी पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं जीपीपी। यानी जितना भी नया बायोमास ऐड हुआ है उसको बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जितना भी लॉस हुआ है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितना भी फॉर्म हुआ है वो जीपीपी है और जितना भी लॉस हुआ है वो आर है। तो टोटल में से जो लॉस हुआ है उसको माइनस करने के बाद हमें मिलता है एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब अगर बात की जाए इक्वेटर की एंड पोलर रीजन की, तो वहां पर रेशियो में क्या डिफरेंस रहेगा ये देखिएगा। जो इक्वेटर होता है वहां पर जीपीपी ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। कई सारे रीज़न हम उसके पढ़ते हैं कि क्यों ट्रॉपिक्स पर जो मतलब इक्वेटर वाला पार्ट होता है क्यों वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें कि एक ये आ जाता है कि वहाँ सीजन में जो वेरिएशन होने वाला है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी सीजन किसी भी तरीके से चेंज हो जाएगा, फटाक से कुछ भी आ जाएंगी। वहाँ फिक्स रहता है कि अगर आप सर्दियाँ चल रही हैं तो कुछ समय के बाद गर्मियाँ आएंगी, इस तरीके से। तो पहले ही वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स सबको इस तरीके से पता होता है कि अगर अब सर्दियाँ हैं तो आगे गर्मियाँ होने वाली हैं और गर्मियाँ होंगी तो अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करना है। ठीक है। और भी कई सारे रीज़न होते हैं कि इक्वेटर में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यानी इक्वेटर में अगर बात की जाए तो जीपीपी ज़्यादा होता है और इसी के कंपेयर में अगर पोलार रीजन की बात की जाए तो वहां पर जीपीपी कम होता है। ठीक है। यानी इक्वेटर का जो जीपीपी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोलार जीपीपी। ऐसे ही अगर बात करें इक्वेटर की एनपीपी की, तो अगर जीपीपी ज़्यादा है तो वहाँ एनपीपी कम है और यहाँ अगर बात करें पोलार की तो वहाँ एनपीपी एज कंपेयर टू इक्वेटर के से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अगर रेशो की बात करेंगे तो इक्वेटर में जो रेशो है एनपीपी और हमें जीपीपी की देखनी है। तो इक्वेटर में एनपीपी कम होता है, जीपीपी ज़्यादा होता है, यानी कि ये जो रेशो है ये लोअर हो जाएगी। एनपीपी क्या है, कम है, तो पूरी रेशो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। अगर बात करें पोलार रीजन में तो पोलार में एनपीपी अपॉन जीपीपी की रेशो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पोलार में एनपीपी ज़्यादा है तो ये रेशो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोलर की साइड जाएंगे तो वहां पर एनपीपी अपॉन जीपीपी की रेशो बढ़ती है, ना कि कम होगी। तो देखिए कौन सा ग्राफ इस चीज को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ इक्वेटर पर हैं, चारों कर्व के लिए ये इक्वेटर वाला पॉइंट है। जैसे ही आप साउथ की साइड जा रहे हैं या नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो एनपीपी और जीपीपी का जो रेशो है वो बढ़ेगा। तो देखो ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। तो अपना जो ए वाला कर्व है ये ही चीज़ों को कन्वे कर रहा है। अगर हम बात करें सी की तो सी इसका जस्ट अपोजिट है। ये कहता है कि इक्वेटर पर ज़्यादा है, पोलार में कम है, तो सी गलत हो जाएगा। डी में क्या कहा है, डी में अगेन ये कहा है कि नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, नॉर्थ में जाएंगे तो सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है, डी भी गलत हो जाएगा। बी में लिखा है कि साउथ में ये डिक्रीज होगा, नॉर्थ में इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। आंसर अपना ए हो जाएगा। जो ए कर्व है वो इस चीज़ को डिफाइन कर पा रहा है। सो आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईडी है 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट मैकेनिज्म दैट डिराइव द इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है किसी भी बेयर लैंड पर या फिर ऐसा एरिया जहाँ अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन वो लाइफ एग्जिस्ट करने के वे पर है, यानी वहाँ पर चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं
और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते ही वो पूरा जो एरिया है वो पूरा फर्टाइल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसी के बारे में आपसे पूछा है कि कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो सक्सेशन के दौरान 3 मॉडल देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आता है फैसिलिटेशन मॉडल, एक आता है इनहिबिशन मॉडल और एक आता है टॉलरेंस मॉडल। जो फैसिलिटेशन मॉडल होता है ये कहेगा कि जैसे ही मानो कोई ए स्पीसीज उस एरिया में आई है, क्योंकि वो एरिया इतना सुटेबल नहीं है कि कोई भी आके रहेगा, ठीक है, तो अगर वहाँ ए आया है तो वो बी के लिए कुछ ठीक काम वहाँ करके जाता है, मतलब ए कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करता है वहाँ ताकि कोई और स्पीसीज आकर के रह सके। ऐसे जब बी आता है तो वो किसी सी स्पीसीज के लिए वहाँ पर चीज़ें और बेटर कर देता है। ऐसे जब सी आया है तो डी के लिए भी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन मॉडल, जो कि इकोलॉजी सक्सेशन में होता है। अगर बात करें इनहिबिशन की तो इसमें क्या है कि जो ए अगर आ गया है तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेगा कि कोई और स्पीसीज वहाँ आकर के ना रह जाएं, या फिर अगर आ भी गई हैं तो उनको इनहिबिट कर देगा। तो ये माइनस इसलिए लिखा है, तो बी को इनहिबिट करेगा। ऐसे ही अगर बी ए को इनहिबिट कर सकता है और सी को भी कर सकता है, ऐसे ही सी बी को कर सकता है, डी को भी कर सकता है, यानी यहाँ पर कंप्लीट इनहिबिशन चलता है। और टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में डिपेंड करता है कि जिसके पास भी कैपेबिलिटी है वो आके यहाँ सर्वाइव कर लो, कोई किसी को पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देगा, ना ही कोई किसी को नेगेटिव इंपैक्ट देगा, जिसमें जितना पोटेंशियल है वो आकर के यहाँ रह सकता है। ये होता है टॉलरेंस मॉडल। तो ये तीनों ही मॉडल उस मैकेनिज्म में देखने को मिलते हैं। तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3rd, यानी जब सक्सेशन होता है तो वहाँ फैसिलिटेशन भी होता है, टॉलरेंस भी होता है और इनहिबिशन भी देखने को मिलता है। सो आंसर विल बी 4th। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ID है 59। अ ट्री स्पीसीज हैज लीव्स दैट कंटेन एन एलिलोकेमिकल कंपाउंड दैट लीच इनटू द सोइल एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ इट्स ओन सीडलिंग। What kind of dispersion pattern is likely as a result of this process in the adult population of this species? यानी इसमें कहा है कि एक प्लांट है, एक ट्री है, और ट्री की जो लीफ होती हैं, ट्री की जो लीफ हैं उनमें कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो लीफ यहाँ मिट्टी में गिरती हैं तो वो केमिकल आसपास की सोइल में प्रेजेंट हो जाता है, चला जाता है, और इस केमिकल की वजह से ये प्लांट अपने आसपास किसी को भी ग्रो नहीं करने देता, चाहे वो उसका खुद का ही सीड क्यों ना हो, ये ग्रो नहीं होने देगा। ऐसे मानो यहाँ ये सेम कोई दूसरा प्लांट है, ये भी ऐसे ही करेगा, अपने आसपास किसी को फॉर्म नहीं होने देगा। ऐसे यहाँ एक प्लांट है, ये भी अपने आसपास किसी को फॉर्म नहीं होने देगा। तो जब ये सारे एडल्ट फॉर्म में हो जाएंगे तो कैसा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 3 टाइप के डिस्पर्जन पैटर्न देखने को मिलते हैं, यानी अगर वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट है, कोई यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो उसको बोलते हैं रैंडम डिस्पर्जन। अगर वो सारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्जन। अगर वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से मिलते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और उसी को ही हम रेगुलर भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा है उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, यानी ये प्लांट जो है अपने कुछ सर्टेन एरिया तक ग्रो नहीं होने देगा, ऐसे ये प्लांट अपने सर्टेन एरिया तक ग्रो नहीं होने देगा। तो हम देखेंगे कि हर एक प्लांट के बाद एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पर कोई भी नया प्लांट या स्पीसीज नहीं होंगी, उसके बाद फिर प्लांट होगा, फिर वहाँ नहीं होगा, फिर प्लांट होगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है, इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। यानी ये सब जब होगा तो वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। सी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ID है 60। बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड एस्टिमेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, select the correct option that represents the decreasing order of total number of species reported in these taxa। आपसे पूछा है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं और इंडिया के अंदर बात हो रही है, इंडिया के अंदर बात हो रही है, तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि किसके पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि इंसेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। आइदर आप किसी भी टैक्सा की बात करें, यानी कि या तो वो एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, और फंजाई हो, और या फिर प्रोटिस्टा हो, मोनेरा हो,
सभी में अगर देखा जाए तो इंसेक्ट की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इंसेक्ट मिलते किस में है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। और ये कहा भी जाता है कि एनिमल किंगडम का जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, यानी इंसेक्ट की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होते हैं एंजियोस्पर्म, उसके बाद एल्गी, फिर फिश होती हैं, फिर बर्ड्स होती हैं और फिर मैमल्स होते हैं। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है ये कहाँ मिलता है, ये इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होंगे, फिर एंजियोस्पर्म, एल्गी, देन फिश, देन बर्ड और देन मैमल्स। तो आंसर विल बी सेकंड। अगर यहीं पर बात की जाए वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे देखा जाता है। वर्ल्ड वाइड में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात होती है, वर्टिब्रेट्स की अगर बात होती है तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है फिश, उसके बाद बर्ड्स, इसके बाद रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड देन मैमल्स। और अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में सबसे ज़्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म, आफ्टर दैट फंगाई, उसके बाद आ जाएगा एल्गी, उसके बाद मॉसेस, फर्न, एलीज एंड लाइकेंस। ये वर्ल्ड वाइड बात की गई है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो पैटर्न अपना ये रहेगा। सो आंसर विल बी सेकंड, ठीक है जी। सो इस पेपर में पार्ट बी से 4 क्वेश्चन आए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर क्वेश्चन में किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।